हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर मराठे आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो की एक खासियत ये है कि आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ, ये रेमेडी मुझे मेरे पेशेंट ने बहुत अच्छे से सिखाई। तो ये केस जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, तो ये केस ऐसी थी कि ये पेशेंट को मल्टीपल वॉट्स थे चेहरे के ऊपर, और बहुत सारे वॉट्स नेक के आजू बाजू में भी थे। तो ये केस की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि देखो ना डॉक्टर साहब, ये बहुत वॉट्स आ गए हैं, और मैंने 2-3 बार उसको क्रीम भी लगाई। वार्टिसोन करके एक ऑइंटमेंट आता है, उसका भी मैंने इस्तेमाल किया। और बहुत बार तो शेविंग में ये आके कट भी हो जाते हैं। तो बहुत बार मैंने इनको जलाया भी है, मगर बहुत बार जब मैं ऐसा करता हूँ तो उतने ही ज़्यादा तरीके से वो वापस से आ जा रहे हैं, और अभी ये ना बढ़ने लगे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊँ और दिखाऊँ। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपने होम्योपैथी के लिए ही क्यों सोचा। तो उसने बताया कि नहीं, मैंने एलोपैथी के बारे में सुना है मैंने कि वो जो वॉट होते हैं तो उनके पास वो कॉटराइजेशन करके वो निकाल देते हैं। ऐसा होता है कि वो निकल जाते हैं, वापस से आते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं होम्योपैथी ट्राई करूं कि वो एक बार अगर जा रहे हैं तो वापस ना आए, यानी जड़ से ख़त्म होने के लिए मैंने होम्योपैथी के लिए सोचा। तो मैंने पूछा कि कितने सालों से है ये आपको वार्ड्स। तो करीबन उसने बोला कि ये तो 1 से 2 साल हो गए उसको, मगर अभी ये 6-7 महीने से ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि इसको लेके आपके मन में चिंता क्या बनी है, क्या दिक्कत दे रहा है ये वार्ड्स। तो उसने बोला कि वैसे चिंता यह है कि जब भी मैं शेविंग करता हूँ तो शेविंग में ये वार्ड्स आते हैं, तो हर बार वो कट्स लगते हैं, खून निकलता है। और अभी ये वार्ड्स अगर इतने हैं और ये बढ़े ना, और ज़्यादा बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा दिक्कत देगी। तो ये सोच के ही मैं आपके पास आया हूँ। और वैसे भी ये चेहरे के ऊपर है तो अच्छा भी नहीं लगता है डॉक्टर साहब। तो मैंने पूछा कि आप क्या करते हो, आपका एजुकेशन क्या हुआ है। तो उसने पूछा कि मेरा एजुकेशन, मैंने एमबीए किया है और अभी मैं सेल्स में काम करता हूँ, टिंग में हूँ। तो मैंने पूछा कि और क्या आपके इससे लेके मन में चिंता बनी है। तो उसने बोला कि कैसा होता है ना सर, कि मैं अभी मार्केटिंग फील्ड में हूँ, तो मुझे रोज़ के रोज़ शेविंग करनी पड़ती है, रोज़ के रोज़ अच्छा दिखना होता है। तो ये वर्ड्स जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो आगे चल के फिर मेरे लुक में वो दिक्कत देंगी। मैं सामने जो लोग होते हैं उनको मैं कैसे फेस कर सकूँगा। तो ये तो परेशानी की बात हो जाएंगी ना डॉक्टर साहब। इसलिए मैंने सोचा कि इसका जड़ से ही अभी पूरे मेडिसिन से वो ख़त्म ही कर देते हैं, यानी जड़ से इलाज कर देते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें देख के, और मैंने उनको एक सवाल पूछा कि मैंने पूछा आप अपने जो काम कर रहे हो या अपने लाइफ में ना खुश नहीं हो। तो उसने बोला कि हाँ डॉक्टर साहब, खुश तो नहीं हूँ मैं मेरे काम से। और फिर मैंने पूछा कि क्या, क्यों नहीं खुश हो आप अपने काम से। तो उसने बोला कि सर, हालांकि मैंने एमबीए किया है, मगर मैं कभी भी नहीं सोचता था कि मैं जाके एमआर का जॉब करूँ या ये करूँ। मेरा एक ड्रीम अलग ही है, मैं खुद का कुछ करना चाहता था। खुद की एक फैक्ट्री या खुद का कुछ काम मैं शुरू करना चाहता था कि जहाँ पे मैं मालिक हूँ। ऐसा मेरा बचपन से ड्रीम था। मगर वैसे पैसों की हमारे यहाँ पे कुछ कमी नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारा फार्म है, और पिताजी भी वो संभालते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं उसमें ही कुछ करूं। मगर पिताजी बोलते थे कि तूने इतना एजुकेशन किया है, इतना तू पढ़ाई की है, तो तू शहर में ही तू अभी ये जॉब कर। तो मेरे मन ना होते भी हुए भी मैं ये अभी ये जॉब कर रहा हूँ। हर रोज़ शाम को मैं ये सोचता हूँ कि यार अभी ये मैं छोड़ देता हूँ और अलग कर देता हूँ। तो ये केस की ऐसी शुरुआत थी। उसने कहा कि उसने कहा कि
मेरा मन ना हो के भी मुझे ये जॉब करना पड़ता है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि फिर आप डायरेक्टली क्यों नहीं बता देते हो घर वालों को, पिताजी को। तो उसने बोला कि नहीं, थोड़ा मैं डरता हूँ उनसे कि उनको बुरा ना लगे। और कैसा है ना कि उन्होंने बोला है कि इतना पढ़ाई करके तो घर पे आएगा, तो बाकी के लोग क्या बोलेंगे। तो यही सोच के फिर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये जॉब में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो और मैंने पूछा कि और क्या है, और कौन सी चीज़ है जो आपको और परेशान करती है। तो उसने मुस्कराते हुए ये बात बताई कि कैसा है ना सर, मुझे एक छोटा भाई है और हालांकि उसने भी एमबीए किया है। एक साल में उसने कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब भी किया था, मगर फिर उसने वो जॉब छोड़ के वो वापस गांव गया है और वहाँ पे वो उसका छोटा सा सेटअप लगा रहा है और वो कर रहा है। तो मैंने पूछा कि आपको उससे क्या दिक्कत है। नहीं, मुझे उससे कुछ दिक्कत नहीं है, मगर मेरी भी तो यही चाह थी ना कि मैं भी खुद का करूं। और अभी उसने शुरुआत की है और मैं ये जॉब छोड़ के वापस से गांव जाऊं, तो दोनों बच्चे गांव में आ गए हैं, तो लोग क्या बोलेंगे, पिताजी को कैसा लगेगा। ये सोच के मैं नहीं जा रहा हूँ और ये सोच के ही मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये केस थे। फिर मैंने उनको बाद में समझाया कि देखो, आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं इसका रीज़न ही यही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वर्ड जब आते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता है सामने वाले को, चाहे वो कहीं पे भी वर्ड्स आते हैं। मगर जब प्रेजेंटेबल जगह पे जब वर्ड्स आते हैं, जैसे फेस पे वर्ड्स आते हैं, चिन पे आते हैं और नेक पे आते हैं, तो ये विजिबल होता है लोगों को, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और वर्ड्स क्यों आते हैं, उसका जो साइकोडायनामिक्स अगर हम समझेंगे तो हमें थोड़ा ये भी देखना पड़ता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं करनी है वो चीज़ें मेरे ना मन हो के भी मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ करते वक्त जब मैं नाखुश होता हूँ और वो नहीं चाहता हूँ कि ये मैं करूँ, ना मैं किसी को मिलूँ, ना मुझे कोई प्रेजेंटेशन देना है, ना लोगों से मिलूँ, तो ये चीज़ें सबकॉन्शियसली आ जाती हैं। फिर ये बॉडीली ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ही मैंने उनसे वो सवाल पूछा था कि आप खुश नहीं हो जो आप कर रहे हो, या आपको वो जो काम है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से ही वो शुरुआत हुई थी, यहाँ से ही वो केस ओपन हुई थी। तो ये जो केस थी इसको मैंने एक रेमेडी दी। रेमेडी देने के बाद में एक हफ्ते में काफ़ी सारे उसके जो वार्ड्स थे वो चले गए। पेशेंट बहुत खुश था कि इतना उसको अच्छा रिजल्ट मिला। तो यहाँ पे केस ख़त्म नहीं होती है। रिजल्ट मिला, पेशेंट अच्छा हुआ, 2-3 महीने तक उसने ट्रीटमेंट ली, तो वो चला गया। 1 साल के बाद में सेम पेशेंट वापस मेरे पास आया, मगर इस बार उसकी जो कंप्लेंट थी वो अलग थी। उसको हाइपरटेंशन की तकलीफ हो रही थी और पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था उसको। और जैसे तो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो पूरा का पूरा लो हो गया था। तो दोनों उसके साथ में उसकी पत्नी भी आई थी। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, और रात को नींद अच्छे से नहीं आ रही है, बीच बीच में मैं उठ जाता हूँ। तो मैंने पूछा कि एग्जैक्टली कब से ये शुरुआत हुई है। तो उसने मुझे फिर जो स्टोरी बताई, तो वो ही उससे ही मैं समझ में आया कि ये पर्सन कैसा है। तो उसने बताया कि जब आपकी ट्रीटमेंट मैंने पहले ली थी
और जैसे ही मेरे वार्ड्स गए थे तो कॉन्फिडेंस मुझ में बहुत आया था। तो फिर मैंने क्या किया ना डॉक्टर साहब कि मैंने ये सेल्स का जॉब है ना वो छोड़ दिया। मैंने पिताजी को बोल दिया कि मुझे ये जॉब नहीं करना है, मैं घर पे आता हूँ। और वैसे भी मैंने क्या सोचा था ना कि जो भाई है मेरा छोटा, उसने एक फैक्ट्री डाली थी, बेकरी ये कर रहा था वो, उसने बड़ा सेटअप बनाया था। तो मैंने ये सोचा कि ये अकेला क्या करेगा, घर का एक इंसान तो इसको लगेगा, क्योंकि पिताजी हैं वो फार्मिंग देख रहे हैं और इसको मार्केटिंग करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट को बाहर जाता है ये करेगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं जाके उसका काउंटर संभालता हूँ, तो घर का ही बिजनेस है, अच्छा खासा फलेगा फूलेगा, तो सबको ये होगा, बेनिफिट होगा। ये सोच के फिर मैं गांव चला गया। मगर जैसे ही मैं गांव पहुंचा तो मेरा जो छोटा भाई था उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। दूसरी चीज़ मैं उनको बोल रहा था कि अभी हम ये क्या करते हैं ना, ये गांव में हमने इसका ये खोली है फैक्ट्री, मगर एक आउटलेट हम मार्केट प्लेस यानी जो सिटी है वहाँ पे रखते हैं। तो वहाँ पे अगर हम रखते हैं प्रोडक्ट तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे वहाँ पे सेल हो जाएंगे, तो काफ़ी सारा मुनाफा आएगा और ये होगा। तो फिर पिताजी बोले कि नहीं, क्यों खोलना है आउटलेट, यहाँ पे ही अच्छी चल रही है ना, गांव में ही हम बेच रहे हैं, तो शहर में जाके और आउटलेट करना, वहाँ पे पैसा खर्चा करना, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है। तो वापस से मुझे थोड़ा बुरा लगा। एक दिन क्या हुआ था ना, जब मैं गांव में वो जो प्रोडक्ट है वो जब सेल कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो मेरा भाई है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है दूसरे लड़की के साथ में। तो ये मैंने देखा और साथ ही साथ में ऐसा भी हो रहा था कि भाई के लिए दूसरे लड़कियों के रिश्ते भी आ रहे थे। तो मैंने वो भाई को बोला कि तू ये क्या कर रहा है, एक तो वो जो लड़की है जिससे तू प्यार कर रहा है तो उसको ये बता दे, नहीं तो फिर ये जो चीज़ है मैं पिताजी को बोल देता हूँ। अगर दोनों का प्यार अच्छा है और दोनों शादी करना चाहते हैं तो मैं पिताजी को बोल देता हूँ डायरेक्टली, तो पिताजी भी आपकी शादी करवा लेंगे। तो ये जो रिश्ते आ रहे हैं तो वो नहीं आएंगे ना, क्यों समाज में बाकी के जो लोग हैं उनको बुलाना घर पे, अगर तेरा प्यार दूसरी तरफ है तो उसने भाई ने बोला कि मेरे जो ये है मेरे रिलेशंस में आपको पढ़ना नहीं है, वहाँ पे टांग अड़ानी नहीं है आपको। तो मैंने पूछा कि ये तो गलत बात है ना कि तू वहाँ उस लड़की के साथ भी है, यहाँ पे तो दूसरी लड़की भी देख रहा है शादी के लिए। तो ये चीज़ जब मैंने उसको बताई तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और गुस्सा आते ही उसने मेरे ऊपर हाथ चला दिया। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी डॉक्टर साहब, कि मैंने क्या गलत बोला था। मैं तो सब चीज़ें सही और उसके लिए ही अच्छा से सोच रहा था, मगर उसने हाथ उठा दिया। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान की, और इससे फिर मैं पूरा टूट गया। और फिर मैंने सोचा कि जाने दो, ये जॉब, ये बेकरी भी नहीं करनी है मुझे, गांव में रहना ही नहीं है। और फिर वापस से मैं उस दिन से मैं वापस शहर में आ गया, और वापस से मैं सेल्स का जो जॉब है वो मैं कर रहा। मगर तब से ये जो बीपी है, ये पाल्पिटेशंस है, ये बढ़ने लगा। हालांकि उसके बाद में जो मेरा छोटा भाई है उसने आके सॉरी भी बोला वो चीज़ के लिए, कि आवेश में आके मैंने ये काम किया है, मगर दिल से मेरे वो बात उतर नहीं रही है डॉक्टर साहब, कि मेरा भाई मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं तो सबका अच्छा ही सोच रहा था, अच्छा सोच के ही मैं गांव चला आया था। तो ये केस थी।
और पहला जो एक्सिस था उसमें भी मैंने उसको सेम ही दवाई दी थी, और जो सेकंड बार वो वापस आया उसको भी मैंने सेम ही दवाई दी। अभी दोनों एक्सिस समझते हैं, पहला वाला क्या था और ये सेकंड वाला क्या था। और ये जो दवाई है उसका नाम है स्टेफिसाइग्रिया। तो चलो आज स्टेफिसाइग्रिया के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो फ्रेंड, हम स्टेफिसाइग्रिया के बारे में सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली स्टेफिसाइग्रिया का दर्द क्या है। तो स्टेफिसाइग्रिया का जो इंसान होता है वो बहुत माइल्ड होता है, बहुत जेंटल होता है और वेरी कंसिडरेट अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर्स, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट में स्टेफिसाइग्रिया को डाला गया है। स्टेफिसाइग्रिया का जो पर्सन होता है उसमें एम्बिशन बहुत ज़्यादा होती है, और वही एम्बिशन जब फुलफिल नहीं होती है तब उसको डिसअपॉइंट होता है। कि जिस तरह का उसको एम्बिशन होती है कि एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम, कि समाज में एक रुतबा होना चाहिए, सब लोगों ने समाज में उसकी जो हैसियत है उसको पहचानना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए सब लोगों ने। मगर क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाती हैं स्टेफिसाइग्रिया के लाइफ में कि उसको हर जगह पे वो जो चाहता है वो नहीं मिलता है, और जब ये नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंट हो जाता है स्टेफिसाइग्रिया। जैसे पहली केस में उसकी चाहत अलग थी, वो खुद का कुछ करना चाह रहा था, मगर क्या हुआ ना कि घर वालों ने उसको बोला कि तू इतना पढ़ा है तो तू गाँव आके करेगा क्या, उससे तो अच्छा है तू वहीं पे जॉब कर। घर वाले कह रहे हैं, फिर समाज की भी चिंता है कि अगर मैं वापस से इतना पढ़ लिख के गाँव में आ जाऊँ तो फिर कैसा रहेगा, लोग क्या बोलेंगे पिताजी को। यानी हर एक का जो ये होता है बाजू होती है वो स्टेफिसाइग्रिया समझता है, हर एक का जो फीलिंग है वो स्टेफिसाइग्रिया समझता है, और अपना जो फीलिंग है उसको वो सप्रेस करते जाता है। इसलिए उसको वार्ड्स की बीमारी आई है। बहुत सारी बीमारी आती है स्टेफिसाइग्रिया में, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी भी स्टेफिसाइग्रिया में आती है, बिकॉज सप्रेशन करते जाता है स्टेफिसाइग्रिया। इमोशन सप्रेस में उसको डाला गया है स्टेफिसाइग्रिया, और थोड़ा कावर्डाइज होता है। जैसे हमने पिछला जो वीडियो बनाया था इग्नेशिया का, उसमें एक रूब्रिक है कि माइल्डनेस बेयर्स द सफरिंग कंप्लेन विदाउट। स्टेफिसाइग्रिया भी नहीं बोलता है क्योंकि स्टेफिसाइग्रिया को भी ऐसा ही लगता है कि दूसरों को बुरा लगेगा। और एक अच्छा रूब्रिक है जिससे मैंने ये केस निकाली थी कि स्टेफिसाइग्रिया में एक रूब्रिक है, डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विथ साइलेंट डिस्प्लेजर। यानी क्या ना कि वो नाखुश होता है, मगर ये जो नाखुशी है वो कभी जताता नहीं है, वो जो दर्द है वो अंदर ही अंदर रख देता है, और इसकी वजह से स्टेफिसाइग्रिया परेशान होते रहता है। क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये दूसरों को बताऊँ, दूसरे परेशान हो जाएंगे, तो फिर मेरा दर्द दूसरों को बताने से अच्छा है कि मैं वो सह लूँ। ये स्टेफिसाइग्रिया की फितरत होता है, डजंट वांट टू बी बर्डन ऑन अदर्स। दूसरों के ऊपर मेरा जो बर्डन है वो मैं नहीं डालूंगा, इसलिए कोई डिमांड नहीं करता है, नॉट डिमांडिंग, वेरी कंसिडरेट अबाउट अदर्स फीलिंग। तो जब ये चीज़ें उसकी लाइफ में हुई उसकी वजह से वाट आ गए। मगर जैसे ही हमने उसको स्टेफिसाइग्रिया दिया उसका जो कॉन्फिडेंस था वो रिगेन हो गया, और उसने पिताजी को बोला कि मैं अभी ये जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं गांव आने वाला हूँ। और उसने एक तय किया कि भाई जो है वो तो बोल्ड है, उसने तो पिताजी को एक ही साल में बता दिया कि मैं कोई कंप्यूटर में जॉब नहीं करने वाला हूँ, मैं गांव आने वाला हूँ और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और उसने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, बेकरी प्रोडक्ट का बेकरी डाली थी उसने। तो क्या हुआ था ना कि इसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस जब ये हुआ तो उसको ऐसा लगा कि मैं जब गांव जाने वाला हूँ तो
वो जो मेरा छोटा भाई है उसको मेरी मदद होगी उसके जॉब में, ये सोच के वो गाँव गया था। क्योंकि उसको तो दर बदर जाना पड़ता है बाहर, यानी आउटडोर का जो काम है वो मेरा भाई करेगा, और जो घर का या बेकरी का जो काउंटर का जो काम है वो मैं करूँगा। ये सोच लेके वो वहाँ पे चला गया था। मगर वहाँ पे जाने के वक्त ना थोड़ी सिचुएशन अलग हो गई थी उसके लाइफ में, कि छोटे भाई को वो अच्छा नहीं लगा था, और फिर इसकी जो एम्बिशन थी वो बहुत बड़ी थी। वो ये कह रहा था कि गांव में अगर हम बेकरी खोलेंगे और वहाँ पे ही बेचेंगे तो मुनाफा कम होता है, इससे अच्छा है हम शहर में एक जगह लेते हैं, वहाँ पे एक आउटलेट खोलते हैं, दुकान खोलते हैं यही बेकरी प्रोडक्ट की, और वहाँ पे वो बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा आएगा। ये ये पेशेंट का नज़रिया था। मगर क्या हुआ ना कि घर वाले उसके अगेंस्ट थे कि क्यों पैसा खर्चा करना, क्यों जगह लेनी, जो चल रहा है वो भी ठीक है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो स्टैफिस एग्रिया और डिसअपॉइंट हो जाता है, कोई भी चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं होते हैं। और स्टैफिस एग्रिया में एक ये चीज़ है ना कि वो फाइट नहीं कर पाता है उसके राइट के लिए, वो झगड़ा नहीं करता है, दूसरों को दर्द ना हो ये सोच के ईल्ड करता है। जैसे पहले ही केस में बता दिया था घर वालों ने, पिताजी ने, कि तुझे वहीं पे रहना है और तू वहीं पे जॉब कर। तो एक हमारे पास एक रूब्रिक है ईल्डिंग डिस्पोजिशन, और उसके साथ में एक और रूब्रिक चलता है नो कैनॉट से नो। ना नहीं बोल पाता है स्टैफिस एग्रिया किसी को, हर एक को जो भी हर एक बोलता है उसके हाँ में हाँ स्टैफिस एग्रिया मिला देता है। क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस, उतनी पावर स्टैफिस एग्रिया में नहीं होती है, और ये सब चीज़ें स्टैफिस एग्रिया सप्रेस करते रहता है। बाद में क्या हुआ ना कि उसने जो देखा भाई जो कर रहा है वो इमोरल एक्ट कर रहा है, वो मॉरली राइट नहीं है। किसी एक के साथ में दूसरे को धोखा देना ये अच्छी बात नहीं है। वो ये देख के स्टैफिस अगर उसको बोल देता है कि अगर तुझे इससे प्यार है तो मैं बता देता हूँ ना घर पे, तो तुम दोनों राजी खुशी से शादी कर सकते हो। मगर भाई ने बोला कि मुझे वो कुछ करना नहीं है, और तू मेरे जो भी ये है मेरे मसले में तू कुछ बात ही मत कर। और फिर ये होने के बाद में छोटे भाई ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। ये सबसे बड़ी चीज़ हो गई थी उसके लाइफ में। यही स्टैफिस एग्रिया के ह्यूमिलिएशन है, यही स्टैफिस एग्रिया का मॉर्टिफिकेशन है कि उसको ये बहुत ज़्यादा हर्ट किया कि छोटा भाई मुझे कैसे मार सकता है ना। एक ईगो होता है स्टैफिस एग्रिया में, एक सटल लेवल पे डिग्निटी होती है। जब ऐसा ईगो और ऐसी डिग्निटी जब सामने वाला छोटा हो क्या उसको ये करेगा तो फिर वो ज़्यादा हर्ट हो जाता है। फिर वो होने के बाद में वो सब चीज़ें छोड़ देता है, और फिर मुझे कहीं पे जाना नहीं है, और वापस से वो उसके शेल में चला जाता है। मगर मैंने जैसे बोला ना कि सप्रेशन ऑफ इमोशंस कभी भी स्टेप्स तक लेके निकलते नहीं है, चाह के भी वो निकाल नहीं पाता है, अंदर ही अंदर घुटते जाता है। इसकी वजह से तो हार्ट की तकलीफ हुई थी उसको, इसकी वजह से पाल्पिटेशन हुआ था उसको, एनजाइटी हुई थी, रात रात को जाग के उठ रहा था वो। ये सब चीज़ें यही सिखाती है स्टैफिस एग्रिया के बारे में कि वो जो इंसान होता है वो माइल्ड, जेंटल और टिमिड किस्म का इंसान होता है। एम्बिशंस बहुत होती हैं उसके लेके वो एफर्ट भी करता है। मगर कोई भी इंसान जब एम्बिशियस होता है तो वो अगर ठाम रहेगा, आर्डेंट रहेगा नक्सोमिका की तरह, तो वो अचीव कर पाएगा वो एम्बिशंस। स्टैफिस एग्रिया में वो ये नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। रादर कॉन्फिडेंस होके भी किसी को नो नहीं कह पाता है। अगर वो इंसान किसी को नो नहीं कहेगा, किसी को ना नहीं बोलेगा, तो वो एम्बिशन सक्सेसफुल कैसे रहेगा। जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे भी बहुत बार स्टैफिस एग्रिया अपने आप को जाहिर नहीं कर पाता है।
बोल नहीं पाता है। और यही सबसे बड़ा दुख है स्टैफिस एग्रिया का। इतना होने के बाद में भी उसके अंदर छोटे भाई को लेके कोई बिटर फीलिंग नहीं हुई थी। बस उसको बहुत बुरा लगा था, एक ह्यूमिलिएशन का बुरा लगा था। तो ये चीज़ें हैं, ये स्टैफिस एग्रिया के बारे में हमें समझाते हैं कि यह इंसान कैसे होता है। यहाँ पे हमने दोनों भी एंगल स्टैफिस एग्रिया के देखा। मेरे पास जितने भी स्टैफिस एग्रिया के केसेस हैं उनमें मैंने ये एंगल देखा था, डिसकंटेंट इन हिमसेल्फ विद। क्योंकि मुझे जब स्टैफिस एग्रिया दिखता है ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो नाखुश है अपनी ज़िंदगी से। जो वो चाह रहा था वो कर नहीं पाया है। तो ये स्टैफिस एग्रिया है। ओके, धन्यवाद। ऐसे ही हम और भी केसेस एक के बाद एक देखेंगे और रेमेडीज़ हम सीखेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच हर एक को समझ में आना चाहिए और होम्योपैथी को और इजी बनाओ कि ज़्यादातर हम उसको समझ पाएंगे। जितना हम ये शेयर करते जाएंगे तो और होम्योपैथी बढ़ेगी। यही हमारे जो सर थे डॉक्टर मिलिंद राव सर, उनसे ही मैंने ये सीखा है कि हम शेयर करते जाओ। अगर यह साइंस को बढ़ाना है तो शेयरिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, नहीं तो ये डेड हो जाएगा। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, शेयर करते जाओ, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।